हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए आगे के पैटर्न को तैयार किया गया है जो 1 से 7 अप्रैल के बीच में पूछा गया था। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। तो दोस्तों, सबसे जो अधिक होता है वेदन क्षमता, पूछेगा किसका अधिक होता है, वो होता है गामा किरण का अधिक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जब भी गामा किरण का बात आए तो आप कुछ बात याद रख लीजिएगा। गामा किरण का आवृत्ति पूछेगा कितना होता है, तो गामा किरण का जो आवृत्ति होता है 10⁻22 हर्ज होता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। पूछेगा किस किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, तो गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। और पूछेगा कि सबसे कम आवृत्ति किस तरंग का होता है, तो आपको बताना है कि रेडियो तरंग का जो आवृत्ति होता है सबसे कम होता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो एक्यूरेट मान मैं आपको बताता हूँ कितना होता है। 1 × 10⁻1 × 10⁻14 इंटू 1 × 10⁻18 मीटर तक होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर वही पूछे कि गामा किरण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो दोस्तों हम गामा किरण का जो उपयोग करते हैं, हम कहाँ करते हैं, परमाणु की नाभिक के संरचना के संबंध में सूचना देने में हम लोग करते हैं, और कैंसर के उपचार में करते हैं। किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में हम लोग। पूछेगा किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि गामा किरण का करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घूर्णन करती एक मेज में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर सोचिए कि अगर एक झूला है, अगर वो वेग में चल रहा है, अगर उस पर आकर एक आदमी अगर आकर को बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो कम जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका दोलन गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका घूर्णन गति कम हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आप इस बात का प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पलायन वेग क्या होता है। दोस्तों, पलायन वेग वो वेग होता है, अगर आप 42 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार से, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर कोई चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो धरती पे नहीं आएगा। वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा दूसरे जगह चला जाएगा। तो उसी प्रकार अगर पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो आपको बताना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, तो दोस्तों सूर्य का जो पलायन वेग होता है वो होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड ये सूर्य का पलायन वेग होता है। इतना स्पीड से फेंकिएगा तो वो सूर्य में चल जाएगा। चलिए, और आपसे अगर पूछे चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, आपको बताना है 237 किलोमीटर पर सेकेंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में पूछ रहा है कि ये ट्रिगर क्या है। तो ट्रिगर किसको हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन को कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए, जब भी बात न्यूट्रॉन का हो तो आप इनसे कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि वहीं हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था, 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1932 ईस्वी में किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और याद क्या रख लीजिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में पूछेगा क्या होता है, आपको बताना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन से एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ भी आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। मैंने आपको बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संयोजकता के साथ साथ बदलता है। तो संयोजकता के साथ साथ जो बदलता है वो कौन बदलता है, वो परमाणु भार बदलता है। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि क्या बदलेगा, परमाणु भार बदलेगा। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संयोजकता क्या
होता है, किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। जैसे अगर कह ले सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इसको हम जानते हैं कि पहला कक्षा में 2 देते हैं, दूसरा में 8 देते हैं, लास्ट में 1 देते हैं। तो जो ये 1 बच गया बाहरी कक्षा में, यही इसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में पूछ रहा है कि क्या हो जाता है। ऑप्शन ए में है कि ऊर्जा बढ़ जाता है, ऊर्जा की चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या होता है, भार बढ़ जाता है। अब सीधा सा बात आप समझिए, नॉर्मल बात समझिए। जब कोई वस्तु अगर गर्म है और उसको हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तो उसका पिघलना क्या होगा, कम ना होगा, उसका हीट क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, घट न जाएगा। जिससे इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है दोस्तों सोचने वाला प्रश्न है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी सर्वप्रथम जानिए कि आप ये दिया किसने था, ये दिया था लेमेंटेजर ने। किसने दिया था, लेमेंटेजर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड विस्फोट सिद्धांत से ही बना है, इन्होंने ये बात बताया था। और दोस्तों ये किस पूछ रहा है कि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट के प्रभाव पे काम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम तत्व है। सूक्ष्मतम तत्व मतलब कम तत्व है, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन। क्या जानते हैं, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन को हम लोग सूक्ष्मतम तत्व के नाम से जानते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है सूर्य पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य पे पाया जाता है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और नाइट्रोजन, दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक पूछेगा कि कौन सा गैस पाया जाता है, आपको बताना है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 20% मात्र पाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है 0.03% पाया जाता है, जबकि ओजोन गैस कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अप्सरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये उदासीन होता है। तो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था सर्वप्रथम, तो आपको बताना है कि मिलीकान ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है। अब देखिए भैया, सबसे हल्का पूछेगा, गैस पूछता तो हम आसानी से मार देते हैं कि हीलियम गैस है। यहाँ पे पूछ रहा है, गैस तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, माइनस मतलब होता है कम बोले या हल्का बोले तो बात बराबरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज भी दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था, आप याद रख लीजिएगा, पेन बराबर GTC, पेन बराबर GTC। अच्छा, प्रोटॉन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछेगा किसने किया था, T से J थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा किसने किया था, C से चैडविक ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लड़की की आयु ज्ञात करने में सहायक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, लड़की नहीं लकड़ी की आयु ज्ञात करने में पूछा है कि सहायक है। तो लकड़ी की आयु हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, हम लोग कार्बन 14 से पता करते हैं। किससे करते हैं, कार्बन 14 से पता करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि यूरेनियम से हम लोग पृथ्वी की आयु का पता करते हैं। किसका, पृथ्वी की आयु का पता पूछेगा, हम लोग किससे करते हैं, यूरेनियम से करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग दोस्तों हम लोग कैंसर के उपयोग में करते हैं, कैंसर के मरीज के उपयोग में हम लोग करते हैं। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक है। पॉजिट्रॉन दोस्तों किसका प्रतीक है, हम सब जानते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है।
इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन मैंने अभी भी बताया था, पीछे जस्ट डिस्कशन में करके आया था, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्मों का पता लगाते हैं, जबकि यूरेनियम डेटिंग से हम लोग पृथ्वी के आयु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन ए में है, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी में है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये दोनों बात बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। चंद्रमा पर ये विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो यहाँ ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये राइट हो जाएगा। ये तीनों बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जीवाश्म का आयु का निर्धारण हम लोग किसके द्वारा करते हैं? अभी भी मैंने बताया कि जीवाश्म का जो हम लोग पता लगाते हैं, हम लोग किससे लगाते हैं, रेडियो एक्टिव से लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि यूरेनियम डेटिंग से हम लोग पृथ्वी के आयु का पता हम लोग लगाते हैं। चलिए 17वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पोलोनियम का खोज किसने किया था? बच्चा जानता है कि पोलोनियम का खोज मैरी क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैरी क्यूरी ने किया था। जबकि रोंटगेन ने किसका खोज किया था? एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे का खोज पूछेगा कि किसने किया था, तो रोंटगेन ने किया था। हेनरी बेकुरल ने पूछेगा कि किसका खोज किया था, तो आपको बताना है कि रेडियो धर्मिता का खोज किया था। किसका? रेडियो धर्मिता का खोज किया था। रदरफोर्ड ने पूछेगा किसका खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, तो किसका खोज किया था? ये नाभिक का खोज किया था। किसका किया था? नाभिक, परमाणु के अंदर होता है नाभिक, इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और नाभिक के अंदर में दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। 17वां नंबर का प्रश्न हो गया। 18 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय जो प्राप्त है वो किसको जाता है? वो जाता है रैमजे रेले लोकेयर को जाता है। किसको जाता है? रैमजे रेले लोकेयर को जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है? सिर्फ रैमजे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? 1774 में ऑक्सीजन का खोज किया था। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, और हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डायनामाइट के बनने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डायनामाइट का जो घटक होता है, जो डायनामाइट बनता है वो ग्लिसरीन से ही बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो ये कहाँ का था? तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का था भैया? हाँ, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का था? ये स्वीडन का था। कहाँ का था? ये स्वीडन का था। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। बिल्कुल राइट, हमको यही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बिहार पुलिस, जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हर रोज़ आपके लिए पूछा हुआ एमसीक्यू लाता हूं जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और मैं उसको अब डिस्कस के साथ मैं एक्सप्लेन करवाता हूं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ में है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ख़त्म किया था? तो हमको पहले पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बात करें किसने लाया था, तो ये लाया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लाया कौन था? लॉर्ड लिटन। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लिटन। और वही पूछेगा कि ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन। तो पूछ रहा है कि ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन किया था। तो ये हो गया। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो कौन किया था। तो हम सबको पता है कि कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, या इसे हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं। पूछेगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना हुआ है, गुजरात में सबसे बड़ा प्रतिमा बना हुआ है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो हमको पता है कि जो लखनऊ का जो अधिवेशन था वो कौन कर रहा था, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो आपको डायरेक्ट बताना है लखनऊ सत्र में। कब किया गया था, लखनऊ सत्र में। अच्छा, पूछे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। दूसरा कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, तो पूछ रहा है कि उसके बाद उन्होंने किसका स्थापना किया था। तो हम सबको पता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1939 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1939 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस का नारा याद रखिएगा, जय हिंद। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो 1935 में जो था कांग्रेस का 8 राज्यों में सरकार बना था। कितना राज्य में, 8 राज्य में सरकार बना था। 8 राज्य में सरकार बना था, जिसमें 6 राज्य में पूर्ण बहुमत का सरकार बना था। 6 राज्य में पूर्ण बहुमत का सरकार बना था और 2 राज्य में गठबंधन का सरकार बना था। 2 राज्य में कैसा सरकार बना था, गठबंधन का सरकार बना था। और एक राज्य ऐसा था पंजाब, यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। ये यहाँ से वो हार गया था। तो पंजाब अब इसका राइट आंसर होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह। मुंडा विद्रोह पूछे किसने किया था, तो बताना है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धरती आबा के नाम से जानते हैं। अहोम विद्रोह पूछे कहाँ हुआ था, आपको बताना असम में हुआ था। अहोम और से असम। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ये सब तो आप जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, दिल्ली चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का अगर बुक का नाम पूछे तो द स्ट्रगल, इसी टाइप का बुक है। द स्ट्रगल इसी टाइप का बुक है। भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आप इतना बात याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो कूका आंदोलन जो है वो कहाँ से संबंधित है, मालाबार क्षेत्र से, केरल के मालाबार क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो चलिए मैं कुछ पत्रिका बताता हूँ जो महात्मा गांधी का था। तो पूछेगा नव इंडिया पूछेगा किसका पत्रिका है, तो बताना महात्मा गांधी का। नव इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये तीनों पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का है। नव इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो इसका नाम बदलकर रखा गया था हरिजन ही रखा गया था। क्या रखा गया था, हरिजन रखा गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी का बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, और दूसरा बताना है हिंद स्वराज। क्या बताना है, 2 किताब था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज। इतना बात आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, हम सबको पता है। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में पूछेगा चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार में कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। यहाँ के किसान कौन था, तो राजकुमार शुक्ला। और यहाँ पे जो था कि कौन सा पद्धति लागू था, 3 कठिया पद्धति लागू था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 कठिया पद्धति लागू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, सर्वोदय
ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जो संबंधित थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे भैया? ये थे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बता रहा है लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना है? अगर पूछेगा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तब आपको बताना है कि पामस्टन। कौन था? पामस्टन। तो पामस्टन के बारे में आप याद रख सकते हैं। 1857 के क्रांति का शुरुआत पूछे कहाँ से हुआ था, आपको बताना है मेरठ छावनी से। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। आप इतना बात याद रख सकते हैं। अब पूछेगा कि इस क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और चपाती। कमल और चपाती, इतना बात आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 42 नंबर का, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषित किया गया था वो 1948 में किया गया था। दूसरा औद्योगिक नीति 48 2 50 4 54 1954 में, और तीसरा जो हुआ था 1991 में, जिसको हम लोग एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप समझ ही रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये समझ रहे हैं ना। तो यही था क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। पूछा है भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार गाया गया था, वो कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ गाया गया था, तो बताना है कलकत्ता में। कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। पंडित रहीमतुल्ला इसका अध्यक्ष कौन था इस समय? इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी। आप इतना बात याद रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 1911 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से जो प्रसिद्ध है वो कौन था? वो था सन्यासी विद्रोह। कौन था? सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने में, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हम सबको पता है कि 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता जो किया था वो कौन किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसमें क्या, इस अध्यक्षता में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था पूर्ण स्वराज का मांग रखा था। तो पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में रखा था कांग्रेस ने? तो बताना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तब आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल क्वेश्चन कहता है कि 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। खोजिए कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कहाँ था उस समय था? कोलंबो। अभी तो है श्रीवर्धनेपुरकोट्टे। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो वो था, किसका था भैया? वो था स्वामी विवेकानंद के। किसके? स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन क्या बनाते हैं? इसका असली नाम नरेंद्र नाथ। क्या नाम था? नरेंद्र। असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो हम सब जानते हैं कि वो किसको धोखा मिला था। तो वो मिला था किसको मिला था? तात्या टोपे को। किसको धोखा मिला था? तो तात्या टोपे को धोखा मिला था। और वही तात्या टोपे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन और क्वेश्चन अगर हम बनाए तो तात्या टोपे का पूछेगा असली नाम क्या है, तब आपको बताना है रामचंद्र पांडुरंग। और वही अगर आपसे पूछे कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना धोधू पंत। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, पूर्ण क्रांति का आवाहन किया गया था। तो हमको पता है कि पूर्ण क्रांति का आवाहन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अच्छा, जयप्रकाश नारायण से और भी क्वेश्चन क्या याद रख सकते हैं? इन्हें पहला बात तो इसे लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक पूछेगा किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अच्छा, और क्या बता? हाँ, जयप्रकाश नारायण ने पूछेगा कौन सा योजना चलाया था? ये चलाया था सर्वोदय योजना। पूछेगा किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ने पूछ रहा है किसका स्थापना किया था? ये तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में।
और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। इसको किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन 2 इसका राइट होगा कि राजा राम मोहन ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो लड़ते हुए वीर गति जो प्राप्त की थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। और बहादुर शाह जफर जो था ये क्या था? ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछेगा दिल्ली से कौन कर रहा था संपूर्ण भारत के लिए, तो वो कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। मंगल पांडे का नारा पूछे तो बताना है मारो फिरंगी को। तात्या टोपे, इसका नाम अभी बता ही दिए हैं, इसका रामचंद्र पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने कौन सा इसमें पूछ रहा है कि समाचार पत्र शुरू किया था? हम पहले बताए थे कि यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब पत्रिका किसका है? गांधी जी का है। तो खोजिए इसमें कौन मिल रहा है? तो यंग इंडिया मिल रहा है। तो यंग इंडिया देखिए कहाँ है? ऑप्शन 1 में है, तो लगा दीजिए ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोग को पता है कि WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरे अध्यक्ष पूछे कौन थे? दूसरे पारसी अध्यक्ष या दूसरे अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सब तो आप जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। अच्छा, मदन मोहन मालवीय वही है जिन्होंने BHU का स्थापना किया था। BHU बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना पूछे किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो 1922 में जो स्वराज पार्टी बना था उसका स्थापना किसने किया था, ये आपको पूछ रहा है। तो 1922 में जो स्वराज पार्टी का 1922-23 में जो हुआ था, तो इसका पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। अच्छा, ये चित्तरंजन दास कौन है भैया? ये चित्तरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन खोजिए कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन में चित्तरंजन दास तो नहीं दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आज़ाद से जानबे करते हैं, इसे हम भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? हम कई बार बता चुके हैं आपको, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी नहीं लगा हुआ है तो आप पूरा याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। चलिए, जिन्ना को हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं। कायदे आजम पूछेगा किसको कहते हैं? जिन्ना को। महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता। चलिए, माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी वो लगाई थी 1975 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1975 ईस्वी में। पूछेगा कि इस समय राष्ट्रपति कौन था, तो बताना है, राष्ट्रपति अगर पूछे तो बताना है इस समय कौन था, तो आपको बताना है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? मुंडा यानी बिरसा मुंडा कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? छोटा नागपुर पठार में। कहाँ रहता था? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम अभी भी पीछे बता के आए हैं, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 59 नंबर का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहा है कि गांधी जी थे? तो गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन किया था। कौन किया था? एकमात्र अधिवेशन गांधी जी ने कांग्रेस का जिसमें अध्यक्ष बना था वो कौन सा किया था? बेलगांव अधिवेशन। आप याद रखिएगा। अगर उसी प्रकार पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अधिवेशन किया था, तो वो किया था त्रिपुरी अधिवेशन। कहाँ किया था? गुजरात के हरिपुरा में त्रिपुरी अधिवेशन किया था। वो किया था 1937-38 में किया था सुभाष चंद्र बोस। चलिए, आएगा तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कौन? बेलगांव। कब किया था? 1924 ईस्वी में। ये डेट आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? आप पहली बार पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो संकल्पना है ये किसने प्रस्तुत किया था? हम पहले आ चुके हैं किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। किसने किया था? रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, तो अंग्रेजी जो हुआ था किसके समय? चलिए 60 क्वेश्चन हो गया क्या? ओह नहीं,
चलिए भैया, ये टोटल हमको 60 ही क्वेश्चन बताना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।